हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वे सब के सब बोर्ड मॉडल प्रश्न हैं तथा ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और प्रतिवर्ष इन 50 क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ प्रश्न बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। अतः आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जरूर याद कर जाइए। ये सारे प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री से लिए गए हैं, जो 5वां एक्सरसाइज है जिसका नाम है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुनः इस चैप्टर को दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आज का यह महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन है अवशोषण, दूसरा अधिशोषण, तीसरा संगुणन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण। ठीक है। अगला, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है? यानी जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की क्रिया होती है उस पदार्थ को क्या कहेंगे? ऑप्शन है अधिशोषक कहेंगे, दूसरा अधिशोषण कहेंगे, तीसरा अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों कहेंगे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशोषक। यानी जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की क्रिया होती है उसे अधिशोषक कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, आपको बताना है कि अधिशोषण की प्रक्रिया जो है वो कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी है, दूसरा ऊष्माशोषी है, तीसरा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला, अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संगलन होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण, तीसरा अवशोषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। अगला, रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा होता है। ऑप्शन है कम, अधिक, कम और अधिक दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है। अगला, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को किस अवस्था में बढ़ाता है? ऑप्शन दिया एंथैल्पी को घटाकर, दूसरा आंतरिक ऊर्जा को कम करके, तीसरा सक्रिय ऊर्जा को घटा करके, चौथा सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा करके। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय ऊर्जा को घटा करके। अगला क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक जो है वो क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन है एक एंजाइम होता है, दूसरा एक कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा एक अमोनो अम्ल है यानी अमीनो अम्ल है, और चौथा एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक एंजाइम है। जितने जैव उत्प्रेरक हैं वे सब के सब एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। यहाँ जैव पढ़िएगा, वो जैव लिखा गया। ठीक है, जैव उत्प्रेरक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, आपको बताना है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है द्रव्यमान पर, दूसरा विलेयता पर, तीसरा कणों के आकार पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणों के आकार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। अगला, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन चूर्ण का, दूसरा आयरन चूर्ण का, तीसरा मैग्नीज ऑक्साइड का, चौथा सक्रिय चारकोल का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला, सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि? सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि आप पढ़े भी होंगे कि जब उत्प्रेरक को छोटे छोटे चूर्ण के रूप में कर देते हैं तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। ऑप्शन ए, कम पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, जो कि गलत है। बी है अधिक सक्रिय केंद्र बनता है, तीसरा अणुओं की सीमित संख्या होती है, चौथा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक सक्रिय केंद्र बनता है। और दूसरे भी याद रखें, आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, इस कारण से वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। तो बी और डी दोनों आपका आंसर सही है। ठीक है। अगला, एंजाइम के संदर्भ में
असत्य है, यानी एंजाइम के बारे में क्या गलत है ये बताना है। ऑप्शन है ए कोलाइडी अवस्था में होते हैं, दूसरा ए उत्प्रेरक होते हैं, तीसरा ए किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं, चौथा एंटीजन एक एंजाइम है, एंटीजन एक एंजाइम है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरक का यह विशेषता है कि किसी भी अभिक्रिया में ये लागू हो जाते हैं और उसको उत्प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल किसका उदाहरण है? ठोस का गैसीय मिश्रण, दूसरा द्रव का गैसीय मिश्रण, तीसरा द्रव का ठोस मिश्रण, चौथा ठोस का द्रव मिश्रण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव का गैस में मिश्रण, इसका उदाहरण है आपका बादल। अगला, निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार होता है, यानी कोलाइडी के कणों का आकार कितना होता है? आप जानते हैं कि जो निलंबन होता है, वास्तविक विलयन होता है, कोलाइडी होता है, इसमें प्रत्येक विलयन में कणों का अपना आकार होता है, जिसमें आपको बताना है कि कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। ऑप्शन 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 सेंटीमीटर, दूसरा 10 के पावर -9 से 10 के पावर 11 सेंटीमीटर, तीसरा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, और चौथा 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, यह कोलाइडी के कणों का आकार होता है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? इनमें से कौन है जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, ये बताना है। ऑप्शन है सस्पेंशन, दूसरा इमल्सन, तीसरा शर्करा विलयन, चौथा स्वर्ण विलयन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्करा विलयन, यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, ठीक है। अगला, सीएमसी पर सतह कण, सीएमसी पर सतह कण, ऑप्शन है अवघटित हो जाता है, दूसरा पूर्णतः विलय हो जाता है, तीसरा संगठित हो जाता है, चौथा पृथक हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगठित हो जाता है। सीएमसी पर सतह का कण संगठित हो जाते हैं, ठीक है। अगला, ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है? ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन है पीटी का, दूसरा एफई का, तीसरा एजी का, चौथा एयू का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा का, यानी एफई का आप क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन ब्रेडिंग आर्क विधि से नहीं बना पाएंगे, ठीक है, लोहा का। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी में व्यास का परास है, यानी कोलाइडी में जो व्यास होता है, कोलाइडी कणों का जो व्यास होता है, आकार होता है, उसके व्यास का परास क्या होता है? 1 से 100 nm, nm का मतलब नैनोमीटर है, 1 से 1000 nm, तीसरा 1 से 100 सेंटीमीटर, और चौथा है 1 से 100 मीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 1000 नैनोमीटर, ठीक है, यह व्यास होता है, उसका परास इसके बीच ही होगा, ठीक है। स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होता है ये बताना है। ऑप्शन है जिलेटिन में, अंडे के एल्युमिनी में, दूसरा गोंद में, तीसरा स्टार्च में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है। अगला, कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? जो कोहरा कुहासा होता है, किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन है गैस का द्रव विलयन, दूसरा द्रव का गैस विलयन, तीसरा ठोस का द्रव विलयन, और चौथा द्रव का द्रव विलयन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन है बी, द्रव का गैस विलयन है कोहरा या कुहासा। अगला, निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइडी है। याद रहे कि कोलाइडी दो प्रकार का होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। तो आपको बताना है कौन हाइड्रोफोबिक है। ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा जिलेटिन, तीसरा गोंद, और चौथा सल्फर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अगला, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? यानी किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड विलयन द्वारा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड विलयन द्वारा, तीसरा एसिटिक एसिड विलयन द्वारा, चौथा एस्टल्डिहाइड विलयन द्वारा। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, फॉर्मिक एसिड द्वारा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड द्वारा, तीसरा एसिटिक एसिड द्वारा, चौथा एस्टल्डिहाइड द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में भी फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा, ठीक है, हम दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगला, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड है। खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड है। ऑप्शन है विषमांगी उत्प्रेरक है, दूसरा समांगी उत्प्रेरक है, तीसरा ऋणात्मक एसिड विलयन है, चौथा धनात्मक उत्प्रेरक है।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक एसिड विलयन है। अगला, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस के सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक बल द्वारा, दूसरा वैद्युत बल द्वारा, तीसरा गुरुत्वीय बल के द्वारा, चौथा वान डेर वाल्स बल के द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वान डेर वाल्स बल के द्वारा, यानी काफी कमजोर बल है ये। अगला, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन है 1, 2, बहुत सी परतें होती है या 0। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 परत होती है। ठीक है। अगला, लैंग्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है? लैंग्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है? तो आप याद कर लें कि लैंग्यूर समतापी जो है अधिशोषण स्थलों की कणों की अधिशोषित करने की क्षमता पर आधारित होता है, उसके समतुल्यता से यह संबंधित है। ठीक है। अधिशोषण सतहों की कणों की अधिशोषित करने की क्षमता समतुल्य होती है, यह इसी पर आधारित है, यानी यह परिभाषा आप याद कर लेंगे। ठीक है। अगला, अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी है सिवाय, यानी अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी है सिवाय, यानी किसको छोड़कर? बाकी सब दशा में तो उपयोगी है ही। ऑप्शन है रंगहीन करने में, दूसरा सामंगी उत्प्रेरक में, तीसरा अक्रिय गैस का पृथक्करण करने में, चौथा आर्द्रता निरोधन में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामंगी उत्प्रेरण में। इसको छोड़कर अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी होता है। अगला, सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते हैं, यह उदाहरण है। फिर से, सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते हैं, यह उदाहरण है। ऑप्शन है अधिशोषण का, दूसरा अवशोषण का, तीसरा ए और बी दोनों का, चौथा किसी का नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशोषण का यह उदाहरण है। अगला, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यानी किसमें टिंडल प्रभाव होता है? ऑप्शन है विलयन में, दूसरा अवक्षेप में, तीसरा सॉल में, चौथा वाष्पों में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। अगला, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइडी है? इसके पहले हमने लायोफोबिक देखा था, इसमें आपको लायोफिलिक का उदाहरण देना है। ऑप्शन दूध, गोंद, कुहासा या रक्त। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध एक लायोफिलिक कोलाइडी है। अगला, निम्न में कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोसस्मोसिस, दूसरा टिंडल प्रभाव, तीसरा स्कंदन, चौथा वैद्युत कण संचालन। यानी कौन कोलाइडी विलयन के आवेश से संबंधित है, स्वतंत्र है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। अगला, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन है अपोहन, दूसरा वैद्युत कण संचालन, तीसरा वैद्युत अपोहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत कण संचालन। वैद्युत कण संचालन कहलाता है आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति, वैद्युत कण संचालन कहलाता है। कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है छानना, केंद्रापसरण, तीसरा डायलिसिस, चौथा ओस्मोसिस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस के द्वारा कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला, दूध एक उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? ऑप्शन है झाग का, पायस का, जेल का या एटोसॉल का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायस का उदाहरण है दूध। एंड दूध क्या है? पानी में तेल का पायस है, याद कर लेंगे, पानी में तेल का पायस है। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ऑप्शन जेल, सेन, पायस या एरोसॉल। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, पायस कहलाता है द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण। अगला, धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ कौन है? तो आप याद कर लें, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, K4FeCN6। ठीक है, यह जटिल आन है K4FeCN6। ठीक है। अगला, किसी स्कंदन का प्रभाव निर्भर करता है, किसी स्कंदन का प्रभाव निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन है संयोजकता के चिन्ह पर, दूसरा संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, तीसरा आवेश के चिन्ह पर, चौथा आकार पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। अगला, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है?
ठोस पदार्थ पर किस द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ऑप्शन है सॉल, दूसरा जेल, तीसरा पायस, चौथा फोम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल कहलाता है, जेल कहलाता है। अगला, बादल, कुहरा, कुहासा, द्रव गैस, कोलाइडी एरोसोल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? आपको बताएं धूम किस प्रकार कोलाइडी तंत्र है। ऑप्शन है ठोस गैस का, दूसरा गैस द्रव का, तीसरा द्रव गैस का और चौथा गैस ठोस का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस गैस का। ठीक है। अगला, द्रव विरोधी कोलाइडी कहलाता है। द्रव विरोधी कोलाइडी क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्क्रमणीय कोलाइडी, दूसरा अनुत्क्रमणीय कोलाइडी, तीसरा हाइड्रोसोल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमणीय कोलाइडी। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी है, आपको बताना है कोलाइडी क्या है? यूरिया है, रक्त है, चीनी है, इनमें से कौन कोलाइडी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त एक प्रकार का कोलाइडी है। ठीक है, तरल कोलाइडी विलयन है रक्त। अगला, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो आप याद करें अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होगा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित करता है। सब का सब इसमें सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? यानी किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? ऑप्शन है क्षार धातुएं, दूसरा संक्रमण धातुएं, तीसरा क्षारीय धातुएं, चौथा रेडियो सक्रिय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय धातुएं यानी संक्रमण धातुएं, यह प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। ठीक है। अगला, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक कौन है ये बताना आपको। ऑप्शन है TnO2, दूसरा PT, तीसरा जाइमेज और चौथा NI। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। ठीक है। अगला, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन चाहे ग्लिसरॉल कहिए, की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है। ग्लिसरॉल क्या है? यानी ग्लिसरॉल जब रहता है तो वहाँ H2O2 का जो अपघटन है वह क्या होता है, धीमे गति से होने लगता है। तो आप याद रहे कि जो ग्लिसरॉल है वह ऋण उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन है 20, इसके बाद संदमक, दूसरा वर्धक, तीसरा तीनों में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह संदमक है। अब आप इसको याद कर लें, यह ऋण उत्प्रेरक भी कहलाता है क्योंकि अभिक्रिया गति को स्वतः कम कर देता है। ठीक है, ऋण उत्प्रेरक या संदमक कहिए। अगला, प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य करता है। प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य करता है। तो आप याद कर लें, प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक का जो ऑक्साइड होता है वह 20 का काम करता है क्योंकि यह भी अभिक्रिया के वेग को घटाता है। अगला, निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है? कौन हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है? ऑप्शन है सक्रिय चारकोल, दूसरा सिलिका जेल, तीसरा प्लैटिनम ब्लेड, चौथा लौह चूर्ण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम ब्लेड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक कोलाइडी सॉल है। हाइड्रोफिलिक कोलाइडी सॉल कौन है? ऑप्शन है बेरियम सल्फेट का सॉल, दूसरा आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल, तीसरा स्टार्च विलयन, चौथा सिल्वर क्लोराइड का सॉल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का विलयन। अगला, धनावेशित सॉल है। धनावेशित सॉल कौन है? तो आप याद कर लें, धनावेशित सॉल जो है वह प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन जो होता है वह धनावेशित सॉल होता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस धातु का सॉल ब्रेडिंग आर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता है? किस धातु का सॉल जो ब्रेडिंग आर्क विधि है उससे हम नहीं बना सकते हैं? ऑप्शन है Cu, K, Au या PT। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, K का जो सॉल है हम ब्रीडिंग आर्क विधि से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज हम लोग इतना ही खत्म करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।